नमस्कार। आजकल चर्चा में क्यों हैं इस श्रृंखला के तहत एक नए एपिसोड के साथ मैं आपके बीच उपस्थित हूँ प्रोफेसर राकेश कुमार। आज हम बात करेंगे अफानिसी निकितन सी माउंट। ये चर्चा का विषय मार्च 2024 से बहुत ज़्यादा चर्चा में है। तो सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि अफानिसी निकितन सी माउंट है क्या। यदि हम इन शब्दों को देखें तो इसमें दो चीज़ें आ रही हैं, एक है अफानासी निकितन और दूसरा है सी माउंट। तो पहले हम बात करते हैं कि ये अफानासी है कौन। तो अफानासी जो है वो एक रूस के कहना चाहिए नाविक थे जिन्होंने दुनिया में बहुत सारी समुद्र की यात्राएं की और इन्हीं समुद्री यात्राओं के तहत स्वी 1471 से लेकर ईस्वी सन 1474 के बीच में ये भारत आए थे। और भारत में ये जो दक्षिणी राज्य हैं जिसे हम मालाबार तट कहते हैं, उन राज्यों में ये 3 वर्ष की अवधि में रहे। 1468 में इन्होंने अपनी यात्रा रूस से प्रारंभ की थी। तो 6 वर्ष की इस यात्रा अवधि में 3 वर्ष की अवधि जो है इन्होंने भारत में बिताई। इस तरह हम ये कह सकते हैं कि भारत आने वाले विदेशी नाविकों में वास्को डी गामा से भी पहले अफानसी निकितन आए थे। तो अफानसी निकितन कौन थे ये अब आप जान चुके हैं। अफानसी निकितन के बाद बात आती है कि सी माउंट क्या होता है। तो जिस प्रकार से धरती पर यानी जो भूस्थल है, तो धरती की सतह पर जो पर्वत होते हैं, पहाड़ होते हैं, इसी प्रकार के पहाड़ समुद्र की तलहटी में भी पाए जाते हैं। तो जो पहाड़ समुद्र की तलहटी में पाए जाते हैं, सी बेड्स पर पाए जाते हैं, उन पहाड़ों को हम सी माउंट कहते हैं। इन सी माउंट का निर्माण जो प्लेटोनिक एक्टिविटीज़ हैं उनके कारण होता है और साथ ही साथ समुद्र में जो सक्रिय ज्वालामुखी हैं उनसे जो लावा लगातार निकलता है, उस लावा की जमने के पश्चात भी इस प्रकार के पहाड़ों का निर्माण होता है। तो समुद्र की सतह में पाए जाने वाले पहाड़ ये ऊपर से हमें दिखाई नहीं देते हैं। यदि ये ऊपर दिखाई देने लग जाएंगे तो वो फिर एक द्वीप बन जाता है। लेकिन ऐसे जो समुद्र की सतह से नीचे हैं, जल की सतह से नीचे हैं, बिलो द सी लेवल, उन्हें हम जो है समुद्री पहाड़ या सी माउंट कहते हैं। तो अफानसी निकितन सी माउंट मतलब ये समुद्र में एक पहाड़ है जिसका नाम है अफानसी निकितन सी माउंट। ये पहाड़ जो है भारत में हिंद महासागर है ना, भारत के सुदूर दक्षिण में अगर हम नीचे की ओर बात करें तो श्रीलंका, और श्रीलंका से भी नीचे यानी भारत की जो समुद्री सीमा है या भारत की जो कहना चाहिए भूमि है, वहाँ से लगभग 3000 किलोमीटर दक्षिण में समुद्र के नीचे लगभग 4800 मीटर की गहराई है और 4800 मीटर की गहराई पर 1200 मीटर की ऊंचाई का एक समुद्री पहाड़ है, एक पर्वत है, और इसी पर्वत का नाम जो है अफानसी निकितन सी माउंट है। ये उन्हीं सोवियत नाविक अफानसी निकितन के सम्मान में रखा गया है जो भारत में 3 वर्ष की अवधि तक रहे थे। तो हम देख सकते हैं कि ये पहाड़ जो है समुद्र की सतह से यदि हम बात करें तो लगभग 3600 मीटर नीचे है, क्योंकि सतह से तो 4800 मीटर है और समुद्र की सतह वहाँ पर तलहटी, और तलहटी पर फिर ये 1200 मीटर की ऊंचाई का है। और ये पहाड़ जो है वो लगभग 500 किलोमीटर लंबाई और 150 किलोमीटर चौड़ाई के क्षेत्र में फैला, मतलब ये एक विस्तृत पहाड़ है। अब ये जो पहाड़ है यदि हम इसको मैप पर देखें, नक्शे पर देखें, तो भारत की जो भूमि है, मुख्य भूमि, वहाँ से लगभग ये 3000 किलोमीटर दक्षिण में है और श्रीलंका से ये थोड़ा सा नज़दीक पड़ता है। तो ये पहाड़ वर्तमान समय में चर्चा का विषय क्यों बना है? तो इस पहाड़ के चर्चा का विषय बनने का कारण ये है कि ये पहाड़ कोबाल्ट, निकिल, मैंगनीज और तांबे से समृद्ध भंडार यहाँ पर पाए जा रहे हैं, ऐसी वैज्ञानिकों को संभावना है। यानी ये जो पहाड़ है ये फेरो मैंगनीज से समृद्ध एक पहाड़ है और इस पहाड़ पर न केवल भारत बल्कि श्रीलंका की भी नज़र है। अब बात करते हैं कि श्रीलंका की नज़र है तो भारत को क्या दिक्कत है। तो एक्चुअल में देखा जाए तो श्रीलंका की नज़र नहीं है, इस पहाड़ पर नज़र है चीन की, क्योंकि चीन जो है वो श्रीलंका के माध्यम से इन पहाड़ों पर
अपना कब्जा जमाना चाहता है या सर्वेक्षण के लिए अनुमति चाहता है। जो भी देश होते हैं उनमें उनकी सतह से 200 नॉटिकल मील है ना, 1 नॉटिकल मील 1.8 किलोमीटर के लगभग होता है। तो इस तरह से 200 नॉटिकल मील लगभग 360 किलोमीटर के आसपास बनता है। तो किसी भी देश की मुख्य भूमि जो है उससे 200 नॉटिकल मील तक जो है उसका इकोनॉमिक जोन माना जाता है, जहां पर वह अपने हिसाब से अनुसंधान और खनन आदि सारे कार्य कर सकता है। लेकिन यहाँ पर तो दूरी बहुत ज़्यादा है, तो भारत के कहना चाहिए इकोनॉमिक जोन में तो ये चीज़ आती नहीं है और नहीं श्रीलंका के इकोनॉमिक जोन में आती है। तो फिर इस पर रिसर्च किस प्रकार से किया जाए? तो ऐसी चीज़ों को हल करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक संयुक्त राष्ट्र संगठन की एक एजेंसी या कह सकते हैं एक संगठन है। इस संगठन का नाम है द इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी, है ना। सीबेड अथॉरिटी यानी समुद्री तलहटी प्राधिकरण हम इसको कह सकते हैं। इस प्राधिकरण का जो गठन है वो 16 नवंबर 1994 को हुआ, यानी यह अस्तित्व में कब आया? 16 नवंबर 1994। और इसका जो मुख्यालय है वो जमैका में किंगस्टन शहर है, वहाँ पर इसका हेडक्वार्टर है। ये वही जमैका है जहाँ आजकल जो है वो T20 वर्ल्ड कप चल रहा है। आज ही आप देखते हैं बहुत ही रोमांचक मैच था और अफगानिस्तान ने बांग्लादेश को हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। तो जहाँ पर ये कहना चाहिए वर्ल्ड कप हो रहा है वहीं एक द्वीप है जमैका, और जमैका का एक शहर है किंगस्टन। तो किंगस्टन में इसका मुख्यालय है। और इसके गठन का जो प्रस्ताव है वो 2 चीज़ें आपको ध्यान रखना है, ये जनरल नॉलेज के हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो एक तो है 1982 का एक कन्वेंशन है, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी, जिसको हम बोलते हैं UNCLOS। तो यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सीज, और साथ ही साथ 1994 में 1994 में एग्रीमेंट रिलेटिंग टू द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पार्ट 11 ऑफ द यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी, ये एक 94 का एग्रीमेंट है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि 1982 के कन्वेंशन और 1994 के एक लॉ के आधार पर जो है 16 नवंबर 1994 को ISA इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी अस्तित्व में आता है। इसके अगर हम इसके ऑफिशियल वेबसाइट्स की बात करें जहाँ पर डेटा अपडेट्स जो है, तो उसके अनुसार 18 मई 2023 की स्थिति ये बता रहा है कि 168 इसके मेंबर्स है, पर ऐसा माना जाता है कि लगभग 200 देश जो है उसके सदस्य हैं। और जितनी भी पृथ्वी पर जो समुद्री सतह है यानी समुद्र है उसका लगभग 54% भाग जो है वो इसके अंतर्गत आता है। यानी बिना इस प्राधिकरण की अनुमति के समुद्र में कोई भी गतिविधियां नहीं की जा सकती, क्योंकि समुद्र किसी एक देश की संपत्ति नहीं है। यह एक ऐसे संसाधन है जिस पर संपूर्ण मानव सभ्यता का समान रूप से अधिकार है। तो यह देश किसी भी देश को जब समुद्र में अपने 200 नॉटिकल मील से आगे यदि कोई अनुसंधान या उत्खनन कार्य आदि कुछ करना होता है तो पहले उसे इस प्राधिकरण में आवेदन देना होता है, और प्राधिकरण से स्वीकृति मिलने के पश्चात ही कोई देश वहां पर अपनी गतिविधियां कर सकता है। तो भारत ने मार्च 2024 में जो है यहाँ पर उत्खनन और अनुसंधान आदि के लिए सर्वेक्षण के लिए, क्योंकि पहले तो सबसे पहले सर्वेक्षण की अनुमति चाहिए जाती है, तो भारत ने जो है इस अथॉरिटी को जो है सर्वेक्षण के लिए अनुरोध किया, और इस अनुरोध के लिए $5 लाख की फीस जमा करना होती है। वह फीस भी भारत में जो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस है, एक मंत्रालय है, उस मंत्रालय के माध्यम से जो है ये वहाँ पर आवेदन किया गया, और प्रारंभिक तौर पर भारत का आवेदन यह कहकर अस्वीकार कर दिया कि वो उसकी टेरिटरी में नहीं आता है। किंतु भारत का ये जो पहल है ये केवल अपने लिए नहीं, अभी तो भारत का मुख्य उद्देश्य है चीन की गतिविधियों को इस क्षेत्र में आने से रोकना है। तो भारत में ये जो अनुसंधान कार्य जो किया जाता है तो इसके लिए मुख्यतः 2 कहना चाहिए संस्थाएं हैं। एक CSIR के तहत काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, जो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत एक स्वायत्त शासित संगठन है, उसमें एक संस्थान है जिस संस्थान का नाम है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशिनोग्राफी। इसका मुख्यालय गोवा में है। तो जो NIO है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशिनोग्राफी, वो एक अनुसंधान और रिसर्च का काम करता है। और दूसरी जो प्रीमियर एजेंसी है, तो दूसरी जो प्रीमियर एजेंसी है उस प्रीमियर एजेंसी का नाम है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी।
ये एक्चुअल में अनुसंधान और अध्ययन का ये केंद्र है जिसका मुख्यालय चेन्नई में है। तो इन 2 संस्थाओं के माध्यम से मुख्यतः भारत जो है वो समुद्र में सर्वेक्षण आदि का कार्य करता है। किंतु वर्तमान समय में चीन की गतिविधियां जब से श्रीलंका में जो अस्थिरता आई है और श्रीलंका में एक बंदरगाह का निर्माण चीन ने किया है और वहाँ चीन की जो कहना चाहिए नौसैनिक गतिविधियां तो है ही हैं, साथ में व्यापारिक जहाज आदि गतिविधियां बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं और इन जहाज़ों में चोरी छुपे जो है वो अनुसंधान और सर्वेक्षण आदि के उपकरण होते हैं। तो वहाँ पर जो अफानासी निकेतन सी माउंट है उसके आसपास के क्षेत्रों में चीन की अनुसंधान गतिविधियां बहुत तेजी से बढ़ रही, तो उन गतिविधियों पर रोक लगाना और यदि चीन को वहाँ पर मिलता है दावा या चीन को अनुमति मिलती तो क्यों ना भारत को भी अनुमति दी जाए, इसलिए भारत ने जो है वहाँ पर अपना दावा प्रस्तुत किया है और विधिवत आवेदन देकर फीस जमा करके एक आवेदन प्रस्तुत किया है। हालांकि प्रारंभिक तौर पर ऐसा पता चला है कि जो ISA है उसने भारत के आवेदन को अस्वीकार कर दिया है। भारत के आवेदन को अस्वीकार करने का मतलब ये नहीं कि चीन के आवेदन को उन्होंने स्वीकार कर लिया, मतलब कुल मिलाकर अभी ISA ने किसी भी देश को वहाँ पर सर्वेक्षण आदि की अनुमति नहीं दी है। तो ये अफानासी निकेतन सी माउंट से रिलेटेड है। साथ ही साथ इससे जुड़ा हुआ एक और क्षेत्र है जहाँ पर भारत ने जो है आवेदन किया है और वो है कार्ल्सबर्ग रिज। ये जो कार्ल्सबर्ग रिज है ये अरब सागर में भारत के दक्षिण में यानी हिंद महासागर और अरब सागर के जो भी कहना चाहिए जॉइंट्स हैं वहाँ से लगभग स्टार्ट होते हुए और ये सऊदी अरब और जो अमन की खाड़ी है वहाँ तक ये लंबा एक क्षेत्र फैला हुआ है। और ये जो कार्ल्सबर्ग रिज है ये पॉलीमेटेलिक सल्फाइड से समृद्ध है। अब ये जो पॉलीमेटेलिक सल्फाइड्स हैं ये समृद्ध है मुख्य तौर पर तांबा, जिंक, चांदी और सोना, यानी कॉपर, जिंक, सिल्वर एंड गोल्ड, इनके ट्रेसेस उसमें पाए जा रहे हैं। एक विशाल भंडार की संभावना है, तो भारत ने वहाँ पर भी सर्वेक्षण आदि के लिए जो है अनुमति चाहिए आवेदन के माध्यम से। देखते हैं आगे ISA इस पर क्या निर्णय लेता है। तो आज के इस वीडियो में यही आपको बताना था। यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपको यहाँ पर बहुत सारी ज्ञानवर्धक जानकारी मिलेगी और साथ ही साथ आप प्रतियोगिता परीक्षाओं में बहुत अच्छी सफलता प्राप्त कर सकेंगे। धन्यवाद।